नमस्कार साथियों, मैं विष्णुचंद गौड़, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर से आज आपके समक्ष दर्शन शास्त्र का अर्थ और स्वरूप से संबंधित व्याख्यान को PPTX के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सर्वप्रथम हम दर्शन शास्त्र में दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करते हैं। इससे पूर्व ऐसा कहा गया है कि शिक्षा दर्शन शास्त्र के बिना अंधी है और शिक्षा के बिना दर्शन शास्त्र अवैध है। अर्थात दर्शन शास्त्र अपने आप में एक दृष्टि प्रदान करने वाला ऐसा विषय है जो हर मनुष्य के पास निश्चित रूप से होती तो है, लेकिन उस दृष्टिकोण को प्रयोग बहुत कम लोग कर पाते हैं और उस दृष्टिकोण के अनुसार अपना जीवन यापन भी कम लोग कर पाते हैं। अब हम भारतीय संदर्भ में दर्शन शब्द के अर्थ पर ध्यान देते हैं। दृस धातु से ल्युट प्रत्यय जोड़ने पर दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति होती है। दर्शन शास्त्र वह विद्या है जिसके द्वारा यथार्थ तत्व का साक्षात्कार किया जावे। भारतीय उपनिषदों में कहा गया है कि हमारे हृदय की गांठ तभी खुलती है और शोक तथा संशय तभी दूर होते हैं जब सत्य का दर्शन होता है। अब हम पाश्चात्य संदर्भ में फिलॉसफी शब्द पर चर्चा करते हैं। फिलॉसफी शब्द दो ग्रीक शब्दों फिलॉस और सोफिया से मिलकर बना है। फिलॉस का अर्थ होता है लव और सोफिया का अर्थ होता है नॉलेज और विजडम। अगर हम दोनों शब्दों को मिलाकर देखें तो फिलॉसफी शब्द का तात्पर्य होता है द लव ऑफ नॉलेज और पैशन फॉर लर्निंग, अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम अथवा सीखने की अनंत चाह। अब हम दर्शन शास्त्र के विभिन्न अर्थों के बारे में देखते हैं जो कि अनेक दर्शनों में प्रचलित है, जैसे कि ज्ञान के प्रति अनुराग। जैसा कि हमने फिलॉसफी शब्द की व्युत्पत्ति के अंतर्गत देखा था कि फिलॉसफी का तात्पर्य ज्ञान के प्रति प्रेम होता है, अर्थात कुछ न कुछ सीखने की इच्छा, जिज्ञासा। द्वितीय अर्थ में कुछ आधुनिक दार्शनिक दर्शन को एक जीवन जीने की पद्धति भी मानते हैं। वह इस यांत्रिक जीवन से त्रस्त होकर, मशीनी जीवन से त्रस्त होकर एक ऐसी जीवन पद्धति की कल्पना करते हैं जिसमें व्यक्ति निर्णय स्वयं लेता है और उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करता है। विश्व की एक समग्र झलक, अर्थात विश्व को देखने की एक नवीन दृष्टि। अर्थात दर्शन हमें एक ऐसी दृष्टि प्रदान करता है कि विश्व को हम अपने नजरिए से देखते हैं। दर्शन का एक तात्पर्य या एक अर्थ यह भी माना जाता है कि दर्शन जीवन जीने का तरीका सिखाने वाला मार्गदर्शक है, जैसे कि अंधेरे में राह दिखाती मशाल या टॉर्च। कई बार हम देखते हैं कि जीवन में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। तो इन सब से जूझना, इन सब से डटकर मुकाबला करना, इन सब में दर्शन शास्त्र हमें निश्चित रूप से सहायता पहुंचाता है, क्योंकि यह हमें जीवन जीने की पद्धति देता है और जीवन जीने के एक नई दृष्टि भी प्रदान करता है। अब हम दर्शन की परिभाषा के संदर्भ में चर्चा करें तो दर्शन जीवन और जगत से संबंधित सामान्य और मूलभूत समस्याओं का अध्ययन है, जैसे कि अस्तित्व, ज्ञान, मूल्य, कारण, मन और भाषा से जुड़े प्रसंग। दर्शन इनसे संबंधित सभी मौलिक प्रश्नों को तैयार करने,
समझने और जवाब देने का तर्कसंगत प्रयास है। अर्थात दर्शन ऐसे प्रश्नों से जूझता है जिनकी अस्तित्व, ज्ञान, मूल्य, कारण, मन, भाषा आदि आधारभूत प्रश्न है और इनके बिना न तो हम किसी जीवन पद्धति की कल्पना कर सकते हैं, न ही हम किसी विचारधारा की कल्पना कर पाते हैं। वस्तुतः मानव बुद्धि की सहायता से जीवन एवं जगत के विषय में युक्तिपूर्वक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास ही दर्शन है। दर्शन संपूर्ण जगत के विषय में एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण है जो इसमें सम्मिलित सभी पक्षों अथवा विषयों की व्याख्या करता है और समस्त मानव जाति को सही और न्यायपूर्ण राह पर चलने के लिए नव निर्माण और पुनरुत्थान की ओर प्रेरित करता है। वस्तुतः दर्शन जीवन और ब्रह्मांड के बारे में हमारे विचारों या विश्वासों का एक ऐसा समूह है जिन्हें अक्सर अनायास ही पकड़ लिया जाता है। अर्थात दर्शन से संबंधित जो विचार है वो कई बार जीवन में हमें किसी क्षण उभर के हमारे सामने बिल्कुल आते हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी, इन सभी के जीवन में जब उन्होंने समस्याओं का सामना किया, दुखों का सामना किया, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक सतत साधना भी की और सतत साधना के कारण उन्हें एक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ और उस दृष्टिकोण से उन्होंने न केवल अपने जीवन को आलोकित किया वरन पूरे संसार को भी प्रकाशित किया। दर्शन शास्त्र हमारी सबसे गहराई से धारण की गई धारणाओं और विश्वासों को प्रतिबिंबित करने और उनकी आलोचना करने की एक प्रक्रिया है। अर्थात दर्शन शास्त्र हमारे जीवन में ऐसी मूल धारणाओं और विश्वासों को सहेजता है और उनके अनुसार ही हम अपना जीवन यापन कर पाते हैं। दर्शन दुनिया को समग्र रूप से देखने का एक तर्कसंगत प्रयास है। दर्शन भाषा का तार्किक विश्लेषण और शब्दों और अवधारणाओं के अर्थ का स्पष्टीकरण भी है। दर्शन शाश्वत समस्याओं का एक ऐसा समूह है जो हमेशा लोगों को दिलचस्प लगता है, जिसके लिए दार्शनिक हमेशा जवाब मांगते हैं। दर्शन अपनी जांच को मानव अस्तित्व की सबसे गहनतम समस्याओं के रूप में भी उठाता रहा है। अतीत में उठाए गए कुछ दार्शनिक सवालों के जवाब दार्शनिकों के बहुमत के लिए संतोषजनक तरीके से भी दिए गए हैं। हालांकि कई प्रश्नों का उत्तर केवल अस्थायी रूप से दिया गया है और कई समस्याएं अभी तक भी अनसुलझी है, जैसे अंततः सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रूथ, सही और गलत के बीच अंतर क्या है, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, जीवन क्या है और मैं यहाँ क्यों हूँ और जो कुछ भी है वह अस्तित्व में क्यों है। ये ऐसे सवाल है जिनका सामना हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी करता ही है। अब हम दर्शन शास्त्र के महत्व के बारे में चर्चा करते हैं कि दर्शन शास्त्र का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, हमारे जीवन में दर्शन शास्त्र की आज के समय में क्या प्रासंगिकता है। तो हम देखते हैं कि दर्शन शास्त्र का अध्ययन हमें महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में ध्यान से और स्पष्ट रूप से सोचने में सक्षम बनाता है। दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने में हम अपनी रोजमर्रा की सोच से एक कदम पीछे हटना सीखते हैं, थोड़ा ठहरना सीखते हैं, थोड़ा रुकना सीखते हैं और उस गहन बड़े प्रश्न पर चिंतन करते हैं जो हमारे विचारधारा को रेखांकित करता है। दर्शन शास्त्र का अध्ययन हमें यह नहीं सिखाता है कि विश्वास किस में करना है, वरन हमें यह सिखाता है कि हमें सोचना कैसे है। दर्शन शास्त्र का अध्ययन आपकी विश्लेषणात्मक क्षमताओं को तेज करता है, जिससे आप किसी भी स्थिति में शक्तियों और कमजोरियों को पहचान और मूल्यांकन कर सकते हैं। और जब हम अपनी विश्लेषणात्मक क्षमताओं को तीव्र करते हैं, हम अपनी शक्तियों और कमजोरियों को जान जाते हैं, तो निश्चित रूप से
हम जीवन में उतना ही सुधार कर पाते हैं और अपनी कमियों को दूर करके श्रेष्ठ रास्ते की ओर बढ़ सकते हैं। दर्शन शास्त्र आपके स्वयं के कृत्रिम तर्कों के निर्माण करने और दूसरों के द्वारा प्रयुक्त तर्कों को स्पष्ट करने की आपकी क्षमता को भी दर्शाता है। यदि दर्शन शास्त्र का आपने अच्छे से अध्ययन किया है तो दर्शन शास्त्र में एक पार्ट तर्कशास्त्र का आता है और तर्कशास्त्र हमें सही और गलत इन दोनों में अंतर करना सिखाता है। साथ ही दूसरे व्यक्ति जो सही और गलत के लिए तर्क प्रस्तुत करते हैं तो उन सब तर्कों में जो कमियां होती है उनको भी रेखांकित करता है। दर्शन शास्त्र आपको अनुशासनात्मक सीमाओं के पार काम करने और लचीले ढंग से रचनात्मक रूप से उन समस्याओं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है जो तत्काल समाधान प्रस्तुत नहीं करते हैं। चूँकि दर्शन एक ऐसी गतिविधि है जो हमारे ज्ञान का निर्माण करती है, अतः स्वतंत्र रूप से सोचने और काम करने की आपकी क्षमता को भी दर्शन शास्त्र विकसित करता है। अब हम दर्शन शास्त्र की विभिन्न शाखाओं के बारे में चर्चा करते हैं। दर्शन शास्त्र की मुख्य रूप से कई श्रेणियां मानी गई है, लेकिन फिर भी हम दर्शन शास्त्र में मुख्य 4 श्रेणियों को हम पढ़ते हैं, जिसे तर्कशास्त्र, तत्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य सिद्धांत। हमारे एमए के कोर्स में भी तत्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा, तर्कशास्त्र और नीति शास्त्र एमए प्रीवियस में ये चारों पेपर चलते हैं। साथ ही बीए प्रथम वर्ष में हम भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, साथ ही मूल्य सिद्धांत का भी अध्ययन करते हैं। बीए द्वितीय वर्ष में हम तर्कशास्त्र और नीति शास्त्र का अध्ययन करते हैं। बीए तृतीय वर्ष में हम सांख्य योग और धर्म दर्शन का अध्ययन करते हैं। अब हम तर्कशास्त्र क्या है इस पर चर्चा करते हैं। तर्कशास्त्र बुरे तर्कों को या बुरे तर्कों से अच्छे तर्क को अलग करने के लिए, असत्य तर्क से सत्य तर्क को अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों और सिद्धांतों का व्यवस्थित अध्ययन है। तर्कशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य इन मापदंडों का पता लगाना और उन्हें आम लोगों के लिए उपलब्ध करवाना है, ताकि इनका इस्तेमाल तर्कों की जांच करने और गलत तर्कों से अच्छे तर्कों को छांटने के लिए किया जा सके। अरस्तु से लेकर वर्तमान तक के अधिकांश महान दार्शनिकों का मानना है कि तर्कशास्त्र दर्शन की अन्य सभी शाखाओं को वैधता प्रदान करता है। तर्कशास्त्री प्रत्येक विषय, विज्ञान और आयुर्विज्ञान, सिद्धांत और कानून, राजनीति और वाणिज्य, खेल और क्रीड़ा, यहाँ तक कि दैनिक जीवन की मामूली घटनाओं संबंधी तर्क से संबंधित होते हैं। तर्कशास्त्री की दिलचस्पी इन संबंधित तर्कों की विषय वस्तु से नहीं बल्कि उनके प्रकार और गुणवत्ता में होती है। इनका उद्देश्य यह सीखना है कि इन तर्कों की जांच और मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए। तार्किक संगतता के लिए तर्कों का परीक्षण करने की क्षमता और कुछ मान्यताओं के तार्किक परिणामों को समझना एक दार्शनिक द्वारा उपयोग किए जाने वाले साक्ष्य के प्रकार को अलग करना दर्शन के लिए आवश्यक है। अब हम दर्शन शास्त्र के द्वितीय शाखा मेटाफिजिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। मेटाफिजिक्स को हिंदी में तत्वमीमांसा भी कहा जाता है। सर्वप्रथम अरस्तु ने तत्वमीमांसा के लिए एक शब्द फर्स्ट फिलॉसफी, प्राथमिक दर्शन का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य है सबसे सार्वभौमिक सिद्धांतों की चर्चा, अर्थात ऐसे सिद्धांतों की चर्चा जो मूलभूत है और अन्य सारे विषय उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। बाद में इस शब्द का अर्थ हुआ चीज़ों की प्रकृति के बारे में व्यापक सोच, अर्थात विश्व को समग्र रूप से देखने की दृष्टि। और अब वर्तमान में मेटाफिजिक्स को वास्तविकता का अध्ययन या सिद्धांत के रूप में हम पढ़ते हैं। वस्तुतः तत्वमीमांसा से सही संबंधित कई प्रश्न उठते हैं, जैसे कि वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, क्या वास्तविकता किसी प्रकार के पदार्थ या द्रव्य है, अर्थात यह जो सारा संसार उत्पन्न हुआ है
क्या किसी एक ही पदार्थ से उत्पन्न हुआ है? क्या कोई ऐसा सृष्टा है जिसने इस संसार को बनाया है? और यदि यह है तो क्या यह एक है अथवा कई है? यदि यह एक है तो यह हमारे आसपास की कई चीजों से कैसे संबंधित है? क्या परम वास्तविकता को 5 इंद्रियों द्वारा समझा जा सकता है अथवा यह अलौकिक या पारलौकिक है? तत्मीमांसा निसंदेह दर्शन की वह शाखा है जिसे आधुनिक विद्यार्थी के लिए समझ पाना निश्चित रूप से कठिन है। तत्मीमांसा सभी के व्यापक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। यह ऐसी समस्याओं से संबंधित है जैसे कि शरीर मन का संबंध, परिवर्तन की प्रकृति, स्वतंत्रता, ईश्वर का अस्तित्व, व्यक्तिगत अमरता में विश्वास का अर्थ। अब हम दर्शन शास्त्र की तृतीय शाखा ज्ञान मीमांसा पर चर्चा करते हैं। ज्ञान के सिद्धांत के लिए तकनीकी शब्द अंग्रेजी में एपिस्टोमोलॉजी है, जो ग्रीक शब्द एपिस्टेम से आया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। सामान्य तौर पर ज्ञान मीमांसा दर्शन की वह शाखा है जो ज्ञान के स्रोत, प्रकृति और वैधता का अध्ययन करती है। इस क्षेत्र में 3 केंद्रीय प्रश्न है। ज्ञान के स्रोत क्या है, वास्तविक ज्ञान कहाँ से आता है, या हम कैसे जानते हैं। ये सारे प्रश्न ज्ञान की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न हैं, अर्थात ज्ञान का उद्गम किस तरीके से होता है। ज्ञान की द्वितीय ज्ञान की प्रकृति क्या है, अर्थात क्या ज्ञान मन के बाहर एक वास्तविक दुनिया है, या यह जो दुनिया हमें नजर आती है स्वप्न के समान अयथार्थ है। यदि दुनिया हमारे मन से बाहर है तो क्या हम इसे जान सकते हैं? यह उपस्थिति बनाम वास्तविकता का सवाल है कि हमारे समक्ष जो उपस्थित होता है, हम आंखों से जो देखते हैं, क्या वह सत्य है या हमारा ये आंशिक ज्ञान है? क्या यह संसार के चक्र से बंधकर हमारे अपने मोह जाल से, हमारी अपनी इच्छाओं के तरीके से संसार देखने का नजरिया है? तृतीय, क्या हमारा ज्ञान वैध है? हम सत्य को त्रुटि से कैसे अलग करते हैं? यह सत्य का परीक्षण है या सत्यापन का परीक्षण है? क्या हमारा ज्ञान वैध है? उपयुक्त प्रश्न ज्ञान की वैधता से संबंधित है, जिसका अध्ययन ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत किया जाता है। परंपरागत रूप से जिन लोगों ने इन सवालों के जवाब पेश किए, उनमें से अधिकांश के विचार को हम 2 मुख्य संप्रदायों में बांट सकते हैं। प्रथम तर्क बुद्धिवाद और द्वितीय अनुभववाद। बीए प्रथम वर्ष में हम तर्क बुद्धिवाद के अंतर्गत देकार्ते, स्पिनोजा और लाइबनिज को पढ़ते हैं, और अनुभववाद के अंतर्गत जॉन लॉक, जॉर्ज बर्कले, डेविड ह्यूम को पढ़ते हैं। साथ ही इमैनुअल कांट के द्वारा समीक्षावाद भी हम पढ़ते हैं। तर्क बुद्धिवादी यह मानते हैं कि मानवीय बुद्धि अकेले ब्रह्मांड के बुनियादी सिद्धांतों की खोज कर सकता है। हमें अनुभव की कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। हमारा जो भी ज्ञान है हमारे मन में पहले से ही जन्मजात प्रत्ययों के रूप में उपस्थित है। बाह्य संसार तो उस ज्ञान का केवल उद्बोधन मात्र करता है। अनुभव उस ज्ञान में केवल उद्बोधन करने में सहायक है। वस्तुतः ज्ञान की प्राप्ति तो केवल बुद्धि के द्वारा ही होती है। लेकिन दूसरी ओर अनुभववादियों का दावा है कि सभी ज्ञान अंततः ज्ञान के अनुभव से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमारा ज्ञान सीमित है जो अनुभव किया जा सकता है, अर्थात अनुभव करने तक ही हमारा ज्ञान सीमित है। अनुभव से इतर भूत, प्रेत, ईश्वर, आत्मा, इन सब की प्रामाणिकता यहाँ संदिग्ध मानी जाती है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि तत्मीमांसा और ज्ञान मीमांसा के बीच आवश्यक संबंध है। वास्तविकता की हमारी अवधारणा हमारी समझ पर निर्भर करती है कि क्या जाना जा सकता है। इसके विपरीत हमारे ज्ञान का सिद्धांत पूरी वास्तविकता के संबंध में स्वयं की समझ पर निर्भर करता है। मूल्य सिद्धांत, वैल्यू थ्योरी। वस्तुतः मूल्य सिद्धांत दर्शन की वह शाखा है जो मूल्यों का अध्ययन करती है। इसे नैतिकता, सौंदर्य शास्त्र और सामाजिक और राजनीतिक दर्शन में
विभाजित किया जा सकता है। आधुनिक संदर्भों में तो मूल्य सिद्धांत के अंतर्गत और भी ज़्यादा विचार किया जा सकता है और इसमें कई नई नई शाखाएं भी उत्पन्न हुई है, जिनकी चर्चा हम उच्चतर कक्षाओं में करेंगे। व्यापक अर्थों में नैतिकता, एथिक्स, मॉरलिटी के सवाल के साथ ही चिंतन करती है मानवीय संबंधों में क्या सही है और क्या गलत है। एथिक्स और मॉरलिटी के भीतर 3 प्रमुख क्षेत्र है: वर्णनात्मक नैतिकता, आदर्शमूलक नैतिकता और अधिनीति शास्त्र। वर्णनात्मक नैतिकता संज्ञानात्मक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से हमारे नैतिक अनुभव की पहचान करती है। हम मानवीय आचरण, उद्देश्यों, इच्छाओं और इरादों की सीमा के साथ साथ स्वयं के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना चाहते हैं। आचरण मीमांसा या वर्णनात्मक नैतिकता व्यक्तियों के आचरण या व्यक्तिगत नैतिकता पर समूह का संचालन या सामाजिक नैतिकता और राष्ट्रीय एवं नस्लीय समूह के संस्कृति पैटर्न पर विचार करती है। जैसे मनोविज्ञान, इतिहास आदि विषय नैतिकता के उद्गम पर चर्चा करते हैं। द्वितीय, मानक नैतिकता अर्थात क्या होना चाहिए। यह दार्शनिक पसंद और मूल्य में क्या होना चाहिए, इस बारे में स्वीकार्य निर्णय लेने की कोशिश करते हैं। हमें अपने वादे निभाने चाहिए और आपको सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। नैतिक आदर्शों के उदाहरण है नैतिक मोरालिटी, नैतिकता का विषय है, जैसे कि स्वार्थवाद जीवन जीने का जो तरीका सिखाता है उसमें स्वार्थ को प्रथम स्थान रखता है। सुखवादी जीवन जीने का ध्येय सुख को मानते हैं। विकासवादी विकास को ही अंततः अंतिम शुभ मानते हैं, जबकि आत्मपूर्णतावादी अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करने को महत्वपूर्ण मानते हैं। उपयोगितावादी अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को शुभ मानते हैं, जबकि अंत प्रज्ञावादी मानते हैं कि हमारे अंदर या हर मनुष्य के अंदर ऐसी एक शक्ति होती है जो उसे साक्षात सही और गलत का ज्ञान प्रदान करती है और उसी के अनुसार हमारा जीवन यापन व्यतीत होना चाहिए। तृतीय, मेटा एथिक्स या अधिनीति शास्त्र। वस्तुतः यह नवीनतम विधा है जिसका उद्गम आधुनिक दशक 1940-50 के दशक में ही उद्गम हुआ है। यहाँ मेटा एथिक्स में या अधिनीति शास्त्र में हम दार्शनिक संपत्तियों के अर्थ और स्वरूप, दार्शनिक निर्णयों के अर्थ और स्वरूप का विश्लेषण करते हैं। यहाँ रुचि नैतिक प्रवचन में प्रयुक्त शब्द और भाषा के विश्लेषण और अर्थ पर केंद्रित है और नैतिक कथनों को सही ठहराने के लिए जिस तरह के तर्क दिए जाते हैं उनका विश्लेषण भी अधिनीति शास्त्र में किया जाता है। मेटा एथिक्स किसी भी नैतिक सिद्धांत या लक्ष्य का प्रचार नहीं करता, बल्कि इसमें पूरी तरह से दार्शनिक विश्लेषण शामिल है, जैसे कि अच्छा क्या का अर्थ क्या है और क्या नैतिक निर्णय उचित हो सकते हैं। मेटाफिजिक्स की भी कई विशिष्ट समस्याएं हैं, जैसे संवेगवाद, परामर्शवाद आदि सिद्धांत उचित मूल्य, शुभ, कर्तव्य आदि संपत्तियों और नैतिक निर्णयों के अर्थ स्पष्टीकरण और विश्लेषण पर आधारित है। मूल्य विज्ञान के अंतर्गत या सौंदर्य शास्त्र एक नवीनतम विधा है जिसकी चर्चा प्राचीन समय से भी आधुनिक समय तक कई संदर्भों में हुई है। सौंदर्य शास्त्र कला और सौंदर्य के सिद्धांत से संबंधित है। कला और सौंदर्य के सवालों को मूल्यों के दायरे का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि सौंदर्य शास्त्र में दार्शनिक समस्याओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है। इस बात पर व्यापक मतभेद है कि वस्तुएं सौंदर्यवादी प्रतिक्रिया को क्या कहती है और वास्तव में सौंदर्य क्या है। सौंदर्य की हमारी अवधारणाएं सौंदर्य की प्रकृति के कारण भिन्न नहीं हो सकती, वरन सौंदर्य के प्रति हमारी समझ के कारण भिन्न प्रतीत होती है। इसलिए यदि हम उन वस्तुओं में सुंदरता का अनुभव नहीं कर सकते जो दूसरों को सुंदर लगती है, तो निर्णय को रोकना बुद्धिमानी हो सकता है, जब तक कि हम स्वयं सौंदर्य अनुभव का विश्लेषण करने में सक्षम न हो।
और अंतिम सामाजिक और राजनीतिक दर्शन। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र समाज, राज्य और इन संस्थानों के व्यक्ति के संबंध से संबंधित मूल्य निर्णयों की जांच करता है। जैसे कि निम्नलिखित प्रश्न सामाजिक और राजनीतिक दर्शन की चिंताओं को दर्शाता है। जैसे कि व्यक्तियों को समाज में क्यों रहना चाहिए, स्वतंत्रता, अधिकार, न्याय, समानता और जिम्मेदारी के कौन से सामाजिक आदर्श वांछनीय है, किसी को भी सरकारी नियमों का पालन क्यों करना चाहिए, अर्थात सरकार जो कुछ कहती है उनके अनुसार हमें क्यों चलना चाहिए। इनके पीछे कोई न कोई दार्शनिक विचारधारा होती है। कुछ व्यक्तियों अथवा समूह के पास दूसरों पर राजनीतिक प्रभुता क्यों होनी चाहिए, यह निर्धारित करने के लिए कि राजनीतिक शक्ति किसके पास होना चाहिए, तो इसके लिए हम किन मानदंडों का प्रयोग करें, राजनीतिक शक्ति के दायरे को निर्धारित करने में किन मापदंडों का उपयोग किया जाना चाहिए, राजनीतिक या कानूनी नियंत्रण से क्या अधिकार और स्वतंत्रता होना चाहिए, राजनीतिक शक्तियों को किन सकारात्मक लक्ष्यों के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए और इसके निर्धारण के लिए क्या मापदंड है। वस्तुतः आपने आज हमारे प्रथम लेक्चर के लिए इतना समय दिया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।